बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 10 में चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हम सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जो ऐसे चार्जेस के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पे होते हैं, यानी कि स्टैटिक चार्जेस होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो कौन सी है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्शन सी है क्वांटम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे चार्जेस पे स्टडी करते हैं जो कि स्टैटिक्स होते हैं या रेस्ट पे होते हैं। MCQs नंबर 2 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 मीटर वुड बी। इस MCQs में हमसे कहा है कि दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके दरमियान 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो आप उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करें कि उनके दरमियान, दोनों यूनिट चार्जेस के दरमियान में कितनी फोर्स होगी। तो देखें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, वो है 1। तो Q1 भी 1 है और Q2 भी 1 है। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं और यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है। तो Q1 भी 1 हो जाएगा और Q2 भी 1 हो जाएगा, और उनका डिस्टेंस भी उनके दरमियान जो है वो 1 मीटर है, तो R भी 1 हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम कूलम लॉ के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। F इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो हम K की कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9, और दोनों पे इक्वल चार्ज है 1 और 1। ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। डिस्टेंस कितना है इसमें, 1 मीटर, यानी 1 × 1। तो अब ये देखिए, यहाँ भी 1 है, सब जगह 1 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब हम 9 × 10 की पावर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 10 की पावर 9 ही आ जाएगा। नीचे जो है सिर्फ 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तब भी यही आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी है, 9 × 10 की पावर 9, ये वैल्यू है कांस्टेंट की। तो इसलिए हम लिखेंगे इसके आंसर में कूलम कांस्टेंट। अगर हमें ऑप्शन में ये इस तरह से दिया हुआ होता 9 × 10 की पावर 9, तो हम उसको टिक करते, लेकिन ऑप्शन जिस तरह के हैं उसमें हम इसका उन्होंने सिर्फ नाम दिया है हमें। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसके अंदर A है 0 न्यूटन, B है 1 न्यूटन और C है हमारे पास 2 न्यूटन, D है कूलम्स कांस्टेंट। तो हमारी वैल्यू कितनी निकली थी, 9 × 10 की पावर 9, जो कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो हम इसको यहाँ पे इसका आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा, कूलम कांस्टेंट। नंबर 3 देखते हैं, कूलम लॉ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विद। कूलम लॉ की जो है किस लॉ से रिजेंबलेंस आती है। नंबर ए है, ऑप्शन ए है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑप्शन सी है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन डी है फैराडेज लॉ। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस कूलम्स लॉ की जो रिजेंबलेंस है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से है। MCQs नंबर 4 करते हैं, इफ़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज F न्यूटन देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस इज। इस MCQs में हमसे इन्होंने कहा है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके दरमियान F न्यूटन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और तो आपको फाइंड ये करना है कि अगर दो प्रोटॉन हो उसी सेम डिस्टेंस पे हो जिस पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे, तो उन दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। बहुत सिंपल सी बात है, देखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है दोनों सेम होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, और डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान का दोनों का सेम है। इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों में हमारे पास चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो सिंपल सी बात है, जब चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो उनकी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या F जो है वो भी सेम निकलेगी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.69 × 10 की पावर -19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, अच्छा इसके ऊपर माइनस के साथ होता है, और प्रोटॉन पे भी सेम होगा, बस प्लस के साथ होगा, प्लस हम मेंशन नहीं करते। 1.69 × 10 की पावर -19 कूलम है प्रोटॉन के ऊपर भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे भी सेम है, प्रोटॉन पे भी सेम है, और इनका डिस्टेंस भी सेम है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम लॉ से निकालेंगे तो देखें कांस्टेंट भी सब में सेम आएगा, Q1 और Q2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों की जगह पे यही वैल्यू आएगी, और R जो है 1 है। जब ये इनकी सारी वैल्यूज सेम है तो फिर इनका F भी सेम आएगा, क्योंकि इनकी Q1 Q2 सेम है, K भी सेम है और उनका डिस्टेंस भी सेम है।
तो जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी वही प्रोटॉन की वैल्यू पुट करने पे भी आएगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। अगर डिस्टेंस में डिफरेंस होता तो फिर इसमें फ़र्क आ सकता था। इसलिए हमारे पास इसका आंसर जो है F = F आएगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके F निकालें या इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके F निकालें, दोनों में सेम ही आएगा हमारे पास। इसमें ऑप्शन हमें दिए थे 0 न्यूटन, ऑप्शन बी दिया था 2F, ऑप्शन सी था 2/3F, ऑप्शन डी था F। इसमें ऑप्शन डी F इसका आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्जेस सेम होते हैं। जब उनका डिस्टेंस भी सेम है और चार्जेस भी सेम है तो दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम होगी। इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमें डायरेक्शन बतानी है कि आपस में किस तरह से होती हैं। ऑप्शन ए है पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्शन बी है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन सी है ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑप्शन डी है इन एनी डायरेक्शन। इसका ऑप्शन ए आंसर है पैरेलल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। 6 करते हैं द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड। तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट चार्ज पर जो हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 बार दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने। तो देखें हमने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को उसके अगेंस्ट, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं तो उस पर जो वर्क डन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अगेंस्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस अगेंस्ट से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका आंसर आएगा। जब हम अगेंस्ट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। MCQ नंबर 7 करते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इंक्रीज व्हेन दे कनेक्टेड इन। तो कैपेसिटर्स को अगर हम किस तरह कनेक्ट करें कि उनकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो इसका ऑप्शन इन्होंने दिया है हमें। ऑप्शन ए है पैरेलल, ऑप्शन बी है सीरीज, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। इसका आंसर जो है पैरेलल। अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए पैरेलल इसका आंसर है। MCQ नंबर 8 करेंगे। 2 कैपेसिटर्स ऑफ 8 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। तो कहते हैं 2 कैपेसिटर्स हैं 8 माइक्रोफैरेड के, यानी दोनों 8 माइक्रोफैरेड के हैं, उनको सीरीज़ में कनेक्ट करा है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करनी है। इसका हमें न्यूमेरिकल करके देखना होगा। कैपेसिटेंस 1 है हमारे पास 8 माइक्रोफैरेड और सेकंड कैपेसिटर की भी सेम ही है तो 8 माइक्रोफैरेड है, और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी CE फाइंड करनी है। क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो सीरीज़ में जब कनेक्ट होता है तो रेसिप्रोकल होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटर 1 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटर 2। दोनों कैपेसिटर के रेसिप्रोकल का हम सम निकालेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो 1/C1 कितना है हमारे पास 8 प्लस C2 भी हमारे पास है 8। इनका हम LCM निकाल लेते हैं। 8 को 8 से कैंसिल करेंगे ऊपर 1 आएगा, 8 को 8 से कैंसिल करेंगे ऊपर 1 आएगा। 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। हमारे पास आंसर आ गया 1/4 माइक्रोफैरेड। क्यों हमने इसको कन्वर्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में सारे माइक्रोफैरेड ही गिवन थे, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट नहीं करा। इसका आंसर हमारे पास आएगा 1/4 माइक्रोफैरेड। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 1/4 माइक्रोफैरेड, ऑप्शन बी है 2 माइक्रोफैरेड, ऑप्शन सी है 3 माइक्रोफैरेड, ऑप्शन डी है 6 माइक्रोफैरेड। तो ऑप्शन ए 1/4 माइक्रोफैरेड हमारे पास इसका आंसर आएगा। MCQ नंबर 9 है द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो अगर 2 कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो उससे क्या होता है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस से क्या होता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज हो जाती है उसकी कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी है डिक्रीज हो जाती है, ऑप्शन सी है रिमेन कांस्टेंट रहती है, ऑप्शन डी है रिमेन अनचार्ज्ड। तो इसके अंदर आंसर हमारे पास आएगा इंक्रीज, क्योंकि जब हम 2 प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो उससे उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। अगर डाई इलेक्ट्रिक की पावर ज़्यादा हो तो वो इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। हमने पढ़ा था C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ER, तो इसीलिए यही इसमें ऑप्शन आएगा कि उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। कैपेसिटेंस जो होती है वो डाइलेक्ट्रिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा पावर का होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। MCQ नंबर 10 है इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ डबल्ड देन द कैपेसिटेंस विल बी।
तो अगर कैपेसिटर्स की जो प्लेट लगी होती हैं, पैरेलल प्लेट्स लगी हुई होती हैं, उन प्लेट्स का एरिया ज़्यादा कर दिया जाए, डबल कर दें, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। ये हमने इसका पढ़ा था कि सी इज़ यानी कैपेसिटेंस जो होती है वो प्लेट्स के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, यानी एरिया ज़्यादा होता है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाती है, एरिया कम होता है तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है। अब जब प्लेट्स का एरिया डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी, हाफ कर देंगे तो हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रिमेन अनचार्ज, ऑप्शन बी है हाफ, ऑप्शन सी है डबल, ऑप्शन सी है इंक्रीज 2 टाइम्स। तो जब डबल हो रहा है तो वो भी डबल हो जाएगा, तो हम डबल सी पे ऑप्शन पे देंगे, सी है होगा हमारा इसका आंसर। तो जब पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स का एरिया डबल हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चैप्टर नंबर 14 के MCQs हमारे कंप्लीट हो गए।